हेलो स्टूडेंट्स, टैक्सेशन लॉ की क्लास में आज हम देखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 23 एंड 24। सेक्शन 22 जो चार्जेबिलिटी सेक्शन था उसको हम डिस्कस करके आ चुके हैं। अब हम बात करेंगे सेक्शन 23 की, जो बात करता है कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल इनकम, यानी कि वार्षिक मूल्य का निर्धारण। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में कि मकान संपत्ति की जो आपकी हाउस प्रॉपर्टी होती है उसकी कौन सी इनकम पर टैक्स लगता है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि मकान संपत्ति के एनुअल वैल्यू पर ही टैक्स लगता है। तो एनुअल वैल्यू हमें निकालनी होगी कि आखिर मकान संपत्ति की एनुअल वैल्यू कितनी है जिस पर कि आयकर चुकाना है। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन 23 जो है वो हमें कुछ स्टेप्स बताता है कि हम किस तरह से इस एनुअल मकान की हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू की गणना कर सकते हैं। स्टेप फर्स्ट, यहाँ पर कुछ स्टेप्स मैंने लिखे, 3 स्टेप्स होगी इसकी जिससे कि एनुअल वैल्यू निकाली जा सकती है किसी हाउस प्रॉपर्टी की। फर्स्ट स्टेप इज कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल इनकम, यानी कि सबसे पहले हमें सकल वार्षिक मूल्य का निर्धारण करना पड़ेगा। जो हाउस प्रॉपर्टी है उसकी जीएवी यानी कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी होगी। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो इस स्टेप फर्स्ट में भी कुछ स्टेप्स है। देखिए, पहले तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, उस हाउस प्रॉपर्टी की म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी है, यानी कि उसका नगर पालिका जो मूल्य है वो कितना है। ये सब मैंने आपको जो ये वर्डिंग्स है इसको क्लियर करवा दिया था फर्स्ट लेक्चर में ही कि म्यूनिसिपल वैल्यू किसे कहेंगे, फेयर रेंटल वैल्यू क्या होगी, स्टैंडर्ड रेंट क्या होगा। फिर भी एक बार मैं आपको बता देती हूँ। म्यूनिसिपल वैल्यू मतलब जो कि वहाँ न कि नगर पालिका ने उस हाउस प्रॉपर्टी का मूल्य निर्धारण कर रखा है, वो म्यूनिसिपल वैल्यू कहलाएगी। दूसरी हम यहाँ पर लेंगे फेयर रेंटल वैल्यू, यानी कि उचित किराया, कि भाई इतना किराया तो कम से कम इसका मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को ले लिया जाएगा। इन दोनों में से जो भी अधिक हो, विच एवर इज मोर, ठीक है, उसको उस राशि को यहाँ से चुन लिया जाएगा। ठीक है, मैंने लिखा है ना कि अब उपरोक्त प्राप्त राशि में और मानक किराया में से जो, अच्छा ये तो हो गई आपकी ये वाले स्टेप। ठीक है, क्या हो गई आपकी ये, इन दोनों को म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू में से जो भी ज़्यादा होगी आपकी उसको चुन लिया जाएगा। अब इससे क्या निकलेगी, एक्सपेक्टेड रेंट, क्या निकलेगा, अनुमानित किराया, यानी कि एक्सपेक्टेड रेंट, कि इतना तो किसी हाउस प्रॉपर्टी को किराए पर देने से मिल ही जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, सेकेंड स्टेप में हम लोग करेंगे, हमने क्या करा है, अब जो हमें एक्सपेक्टेड रेंट यानी कि यहाँ इस ए पॉइंट से, इस फर्स्ट पॉइंट से हमें जो राशि प्राप्त हुई है उस राशि को और मानक किराया में से, मानक किराया मतलब स्टैंडर्ड रेंट, यानी कि जो रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत यानी कि किसी किराया अधिनियम के तहत जो राशि डिसाइड कर रखी है किसी मकान के लिए कि किराए कितनी होनी चाहिए, उसे हम स्टैंडर्ड रेंट कहेंगे। ये भी हम लोग फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से इस फर्स्ट वाले से जो एक्सपेक्टेड रेंट हमें मिला है उसको लेंगे और एक स्टैंडर्ड रेंट लेंगे कि कितना होना चाहिए मानक किराया। इन दोनों में से जो कम हो, विच एवर इज लेस, उसका चयन करेंगे। ठीक है, ये है बी पॉइंट। अब उपरोक्त प्राप्त राशि में से यानी कि अमाउंट ऑफ बी पॉइंट, अब इस उपरोक्त प्राप्त राशि में से यानी कि जो कम है हमने यहाँ पर ली है इसमें से, और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, यानी कि वो किराया जो कि मकान मालिक को रिसीव हुआ है, वास्तव में प्राप्त हुआ है या फिर प्राप्त होने योग्य है, उसको लेंगे। इन दोनों राशि में से जो अधिक हो, ठीक है, वो हमारी क्या होगी, उस हाउस प्रॉपर्टी की ग्रॉस एनुअल वैल्यू कही जाएगी, यानी कि उस जो हाउस प्रॉपर्टी है, मकान संपत्ति है, उसकी सकल वार्षिक मूल्य उसका हमने यहाँ पर निर्धारण कर लिया। एक बार दोबारा से इसे समझ लीजिए। स्टेप फर्स्ट में हम लोग 3 चीज़ें देखेंगे। पहले तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, मैं इसको वापस से एक बार इरेज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझा सकूँ इससे दोबारा। ठीक है, देखिए नाउ हम लोगों ने क्या देखा, स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले हम क्या लेंगे, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू, इन दोनों में से जो भी अधिक हो उस राशि का हमने चयन कर लिया। फिर अब जो ये राशि ए स्टेप से निकली उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट। ये एक्सपेक्टेड रेंट और स्टैंडर्ड रेंट, अब हम किसको लेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट और स्टैंडर्ड रेंट को इन दोनों में से जो भी कम हो उसका हमने चयन कर लिया। फिर हम आएंगे थर्ड स्टेप पर, जो आपको क्या कह रहा है कि यहाँ से जो राशि निकली है अमाउंट ऊपर वाले स्टेप से, एक्सपेक्टेड रेंट और स्टैंडर्ड रेंट में जो भी कम निकला उस राशि को लेंगे, और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, वास्तव में जो जितना किराया मिला है मकान मालिक को या जितना किराया प्राप्त होने योग्य है उसको हम लेंगे। इन दोनों में से जो अधिक हो वही हमारी क्या कहलाएगी, जीएवी, यानी कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर हो गई, स्टेप फर्स्ट क्लियर हो गया।
नाउ स्टेप सेकंड कहता है कि अब जो हमने जीएवी निकाली है यानी कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर हाउस प्रॉपर्टी, उसमें से म्यूनिसिपल टैक्स को माइनस कर दिया जाएगा। यानी कि अगर मकान मालिक जो जितना भी अभी तक उसने म्यूनिसिपल टैक्स चुका रहा है, वो प्रीवियस ईयर में जो उसने पिछले साल प्रीवियस ईयर में जो स्वामी के द्वारा भुगतान किया गया जो नगर पालिका कर है, उसको हमने जीएवी में से माइनस कर देना है। तो हमारी क्या निकल जाएगी, एनएवी निकल जाएगी। देखिए ठीक है, मैंने यहाँ लिख भी रखा है कि प्रथम चरण में निर्धारित किए गए सकल वार्षिक मूल्य में से गत वर्ष स्वामी के द्वारा यानी कि प्रीवियस ईयर जो ओनर ने म्यूनिसिपल टैक्स चुकाया है उसको जीएवी में से माइनस कर दिया, म्यूनिसिपल टैक्स को माइनस कर दिया जाएगा। इसके बाद जो निकलेगी वो क्या निकलेगी, नेट एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर हो गई। अब उपरोक्त स्टेप में प्राप्त राशि जो एनएवी निकली है, जो आयकर अधिनियम के अकॉर्डिंग गृह संपत्ति का वार्षिक मूल्य होगा, और जो ये एनएवी निकली है इस एनएवी मेथड क्या होगा, टैक्स इम्पोज कर दिया जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से सेक्शन 23 हमें कुछ स्टेप्स बता रहा है जिसके अकॉर्डिंग हमने क्या निकाली है, एनएवी ऑफ पर्टिकुलर हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर, सिंपल सा था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर हम बात करते हैं डिडक्शंस की। तो यहाँ पर डिडक्शंस जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं आपके सेक्शन 24 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में। ठीक है, जो बताते हैं कि जो भी हाउस प्रॉपर्टी होगी उसमें से क्या क्या कटौतियाँ की जाएगी। तो मेनली हमें सेक्शन 24 में को 2 पार्ट्स में बांट के पढ़ना है। ठीक है, जो भी हाउस प्रॉपर्टी होगी उसकी नेट एनुअल वैल्यू निकलती है, ये हमने देखा, एनएवी निकाली हमने सेक्शन 23 में, उसमें से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शंस घटाने होते हैं। एक चीज़ तो ये हो गई। अब देखो उसके लिए हम लोग क्या है, इजी इसको करने के लिए यहाँ पर हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। पहला पार्ट हमने दे दिया सेक्शन 24A और दूसरा पार्ट हमने दे दिया सेक्शन 24B। सेक्शन 24A कहता है स्टैच्यूटरी डिडक्शन के बारे में। ठीक है, तो अब ये वैधानिक कटौती कैसे की जाएगी भाई, ये की जाएगी 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू एनएवी। ओके, ठीक है, ये जो एनएवी निकलेगी अभी जो मैंने भी आपको ऊपर पढ़ाया, जो अभी एनएवी का 30% तो स्टैंडर्ड डिडक्शन काट लिया जाएगा। मीन्स जहां हाउस प्रॉपर्टी को किराए पर देने से आय होती है उसी पर स्टैच्यूटरी डिडक्शन दिया जाता है। यदि हाउस प्रॉपर्टी से इनकम नहीं हो रही है, मान लीजिए कि व्यक्ति खुद उसमें रह रहा है, तो फिर ऐसे में स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्लियर, ओके। अब हम आते हैं दूसरी तरफ यानी कि सेक्शन 24B में, डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन होम लोन फ्रॉम द टैक्सेबल इनकम। ये बात करता है ब्याज की कटौती की, और ब्याज कौन सा, जो हमने होम लोन पर हम बैंक को चुका रहे हैं। मान लीजिए ओनर ने कोई होम लोन लिया है और होम लोन पर वो ब्याज चुका रहा है, तो उस ब्याज की भी कटौती की जा सकती है सेक्शन 24 के अंदर, 24B। ओके, अब देखिए इसके लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। कंडीशंस क्या फुलफिल करनी होगी उस ओनर को, कि सच लोन शुड बी टेकन फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन और रिपेयर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ये जो लोन लिया है वो किस चीज़ के लिए लिया है, या तो हाउस प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए लिया है, या फिर हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए लिया है, मतलब जैसे मान लो मकान है, ज़मीन है, अब उस पर मकान बनाना है। ठीक है, या फिर हाउस प्रॉपर्टी को रिन्यूएशन या रिपेयर करने के लिए लिया है। ठीक है, ये इसके ऑब्जेक्ट होने चाहिए लोन के। ठीक है, फिर फॉर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन में डिडक्शन करने के लिए पर्सन मस्ट बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो लोन शुड बी इन हिज और हर नेम। तो दूसरी कंडीशन ये है कि उस हाउस प्रॉपर्टी पर जो मालिकाना हक हो वो होना चाहिए उस असेसी का। ठीक है, वो उसका मालिक होना चाहिए, ओनर होना चाहिए, और लोन उसके खुद के नाम से होना चाहिए, तभी डिडक्शन मिलेंगे। तो ये कंडीशन ये हो गई। ठीक है, ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर दी। अब देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ लोन। अब ऑब्जेक्ट ऑफ लोन पे हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं ताकि पॉइंट आपका और क्लियर हो जाएगा। अ पर्सन में गेट द लोन फॉर द पर्पस ऑफ एक्वाजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, या तो वो हाउस प्रॉपर्टी को प्राप्त करने के लिए लोन ले रहा है, या फिर उसका कंस्ट्रक्शन के लिए ले रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, और ऑफ रिपेयर एंड रिन्यूअल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, या फिर वो उस मकान को रिपेयर या रिन्यूअल करवाने के लिए लोन ले रहा है। तो ये तो होने चाहिए लोन के पर्पस। अब देखिए, यदि मिस्टर एक्स बैंक से घर बनाने हेतु 15 लाख का लोन लेते हैं, तो वह बैंक को चुकाएंगे कितने, पूरे 15 तो नहीं, 15 लाख प्लस चुकाएंगे। तो जो अतिरिक्त राशि होगी ना, जो 15 लाख के अलावा चुकाई जाएगी, वो क्या कहलाएगी, इंटरेस्ट। क्या कहलाएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, तो इसी इंटरेस्ट के डिडक्शन की बात कर रहे हैं हम 24B, इसी इंटरेस्ट के डिडक्शन की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यह जान लेना भी आवश्यक है कि जो इंटरेस्ट बैंक को चुकाया जाता है
सेक्शन 24B में, उस पर कोई छूट नहीं मिलती। कब नहीं मिलती? अगर मान लीजिए अभी तक आपने घर नहीं बनाया, मैंने लिखा है ना इसमें, देखिए आगे हम और क्लियर कर देंगे इस बात को। डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट विल नॉट बी अलाउड अंटिल द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस गेट्स कंप्लीटेड। मतलब आप तब तक 24B में कटौती नहीं करवा सकते हो उस इंटरेस्ट की जब तक कि घर का निर्माण यानी कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो गया हो। क्योंकि देखिए क्योंकि अभी तो घर ही नहीं है और वह कंस्ट्रक्शन अंडर द कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है, कंस्ट्रक्ट हो ही रहा है अभी तो ऐसे में हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू कैसे निकाली जाए? नहीं निकाल सकते। तो जब हाउस प्रॉपर्टी ही अस्तित्व में नहीं है तो फिर अभी डिडक्शन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो कहने का मतलब हमने क्या देखा कि 24B में जो डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट का वो कब मिलेगा? जब हाउस प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में होगी। सो कंक्लूजन इज दैट यू मस्ट हैव अ हाउस प्रॉपर्टी फॉर द क्लेम ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B, यानी कि 24B में कटौती लेनी है आपको तो हाउस प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? अस्तित्व में होनी ही चाहिए। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि ये जो इंटरेस्ट का पेमेंट हमने गया है क्या ये वेस्ट गया? हमें डिडक्शन नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। डिडक्शन मिलता है इंटरेस्ट का, पूरे इंटरेस्ट का मिलता है जो पिछले वर्षों बैंक को चुकाया गया है आपके द्वारा, लेकिन वो उस फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा जब घर का कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? क्या आपको डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट का, लेकिन कहाँ मिलेगा? 24B के अंदर। कब मिलेगा? जब उस फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा जब घर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकेगा। दैट मीन्स डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग दीज ईयर्स विल बी अवेलेबल इन द फाइनेंशियल ईयर इन विच द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस गेट्स ओवर। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से आज की क्लास में हमने देखा सेक्शन 23 एंड 24 जो बहुत इंपॉर्टेंट थे हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर के अंदर। अब हम लोग आगे दूसरे सेक्शंस की बात करेंगे। तब तक थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।